गांव घोगड़िया के माननीय नंबरदार श्री प्रताप जी, माननीय श्री जिले सिंह जी, माननीय प्यारा सिंह नंबरदार जी, माननीय श्री विजेंद्र सरपंच जी, माननीय श्री मंजीत सरपंच जी, श्री आजाद पालवा जी और भाई नवनीत जी खड़े हैं रोज खेड़ा से, और वकील साहब बैठे हैं। सभी गांव के मेरे सम्मानित भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, हमारी मातृशक्ति साथियों, आज हम जिस आंदोलन में खड़े हैं, ये आंदोलन लड़ना हम सब की मजबूरी है, केवल किसानों की नहीं। जो भी अन्न खाता है उन सबको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून खेती कानून नहीं है। खेती कानून तो इनका नाम रख दिया है, गलत रख दिया है, हमें मिसगाइड करने के लिए खेती कानून नाम रखा है। ये खेती व्यापार कानून, यानी मोटे तौर पे आपको समझा देना चाहता हूं कि कुछ वो फसलें हैं जिनका न्यूनतम भाव तय है और कुछ वो फसलें हैं जिनका न्यूनतम भाव तय नहीं। जिनका न्यूनतम भाव तय है वो हमारी 23 फसलें, और न्यूनतम भाव तय होने के बावजूद हमें उनकी कीमत फिर भी न्यूनतम नहीं मिल रही। उनकी टोटल कीमत 17,26,000 करोड़ के करीब बनती है, जो आज से 3-4 महीने पहले थी। अब की फसल कुछ और बढ़ गई हो, और हमें जो मिल रहा है पूरे देश में वो 13, साढ़े 13, 14 लाख करोड़ के करीब मिल रहा है। यानी 3 लाख से 4 लाख करोड़ हर साल हमें न्यूनतम से कम मिल रहा है। जिनका एमएसपी तय है उनकी बात है। यानी ये दूसरे शब्दों में ये मान लीजिए कि आपके ऊपर जो कर्जा है पूरे देश के किसानों पे, जो कर्जा है एग्रो इंडस्ट्री का कर्जा अलग निकाल है, तो 7.5-8 लाख करोड़ के करीब कर्जा है। यानी जितना पैसा आपका 2 साल में कम मिला उतना आपके ऊपर कर्जा होगा। अगर वो पैसा मिल जाए तो आपका पूरा वो जो कर्जा है वो 2 साल में उतर सकता है। और इस कर्जे में, इतने छोटे से कर्जे में, हमारे पिछले 20 साल में 3.5 से 4 लाख किसानों ने सुसाइड किया है, बैंकों से परेशान किए। जो रिकॉर्ड में आया, जो रिकॉर्ड में नहीं आया वो अलग से। तो अब पोजीशन ये है कि ये एग्रो बिजनेस कानून बना दिए हैं। अब सरकार जो एमएसपी आपको मिल रहा है अब उससे भी भाग रही है। अब अगर उससे भागती है तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अब सरकार ये कहती है कि वर्ल्ड मार्केट की शर्तें हमें माननी पड़ेंगी, और वर्ल्ड मार्केट में जो रेट होगा वही हिंदुस्तान के किसान को मिलेगा। और उन शर्तों में सबसे पहली शर्त ये है कि कोई भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव देना आपत्तिजनक सब्सिडी समझा जाएगा। अब जो वर्ल्ड मार्केट के रेट हैं, अब उनमें आप मानिए कि आज बिहार में धान जो है वो 1100 रुपये बिका है। अब मौजूदा रेट गेहूं का मौजूदा रेट खुली मार्केट में 1700 रुपये है। आपका इस साइड में मक्का नहीं होता, उस साइड में मक्का होता है जो जून महीने में आता है। पूरे देश में बहुत सी जगह पे होता है। वो मक्का पिछले साल उसका 2000 रुपये रेट था। 5 लाख टन मक्का बाहर से मंगाया और एकदम रेट
1000 रुपया आ गया। तो अब इन कानूनों से पूरा एग्रो बिजनेस कारपोरेट करेगा। अब सरकार खरीद से बाहर होगी। अभी मंडियां, कई आड़ती भाई बैठे हैं यहाँ, अभी मंडियां तोड़ने की तैयारी है। इस साल कई जगह पे गेहूं मंडी में नहीं गई, और राजा शेर सिंह कई जगह पे जैसे कुंडरी मंडी है, डांड मंडी है, 4 मंडियों पे अब की बार ताले लगा दिए थे कि उनमें गेहूं नहीं जाएगी। और अब आगे के लिए सबसे पहले मंडी तोड़ने के लिए ये करेंगे कि भाई सरकार को जो माल खरीदना पड़ेगा वो भी डायरेक्ट खरीद देंगे। अब की बार पेमेंट डायरेक्ट कर दी है, आड़ती के थ्रू नहीं आई। और अगली बार सरकार की जो प्लान है वो ये है कि जो आपसे माल खरीदना पड़ा वो बिना आड़ती के डायरेक्ट खरीद देंगे। अब जब डायरेक्ट खरीदेंगे तो मंडी खत्म, जब मंडी खत्म तो फिर दूसरा नंबर आ गया उन चीजों का जिनका एमएसपी नहीं है। आपकी बासमती है, आप बासमती मंडी में ले जाते हो तो 10 लोग वहां पे आते हैं। अभी तक का कानून ये है जो सर छोटू राम ने 1939 में बनवाया था, भाई मंडी के बाहर कोई नहीं खरीद सकता। सारे लोग मंडी से खरीदेंगे, सारे व्यापारी मंडी से आएंगे और मंडी में बोली देनी पड़ेगी। और बोली देने वाले के मुकाबले में एक एजेंसी सरकार की खड़ी होगी। हरियाणा में हेफड़ खड़ी होती है, मुकाबले में बोली देने के लिए बनाई गई व्यापारी एजेंसी। तो उसका उच्चतम भाव मिलेगा बोली में। लेकिन अगर मंडी बंद होगी तो आपका उच्चतम भाव नहीं मिलेगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा मैं इधर वाले सेलर वाले को बेचूं कि उधर वाले सेलर वाले को बेचूं। तो यानी इन कानूनों का दोनों चीजों पे असर जाएगा। जिनका न्यूनतम मूल्य है उनका न्यूनतम मूल्य मिलेगा नहीं, बाजार के कंपटीशन पे आ गए। और जो बाजार का कंपटीशन होगा वो भी आप करवा नहीं पाओगे, क्योंकि बाजार का कंपटीशन मंडी में होता है। मंडी बंद होगी, जो छोटे व्यापारी हैं वो खत्म होंगे और फिर कहाँ आएगा, फिर आप सीधी जो गेहूं की ट्राली है सेलो के दाम में लेके जाओगे। सेलर जो है वो बड़ी क्वालिटी के लगेंगे, आप ट्राली लेके जाओगे सीधी अनलोड होगी। आपने देखी होगी वीडियो, सीधी अनलोड होगी और सीधी सेलर में जाएगी, लेकिन आप उसका कंपटीशन आप नहीं करवा। अब ये पॉलिसी अमेरिका में तो ठीक है, क्योंकि अमेरिका में 10,000 एकड़ का, 20,000 एकड़ का, 50,000 एकड़ का किसान है, वो तो कहीं भी बेचेगा। ये पॉलिसी ब्राजील में तो ठीक है। ब्राजील में किसान गन्ना नहीं बेचता, उसकी चीनी बना के रखता है। 10 लोगों ने इकट्ठे होकर मिल लगा ली, आपकी चीनी अलग रखी है, आपने बेचनी है। उनके लिए तो ठीक है। 20,000 50,000 एकड़ का किसान नहीं है, वो तो व्यापारी है, वो तो वहां से हिंदुस्तान में लाके बेचेगा, पाकिस्तान में लाके बेचेगा। लेकिन 2 एकड़ का किसान क्या करेगा? अब एक तो बात रही ये, और दूसरी बात रही ये कि जब यहाँ व्यापारी चंद व्यापारी होंगे, जब सारे देश का रोटी उनकी गोदामों में चली जाएगी, तो फिर अब दूसरा नंबर आ गया खरीद के खाने वाले, मोल लेके खाने वाले। अब आपके सामने है, दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी 4 साल पहले, और 50 रुपए किलो वाली दाल 200 रुपए किलो में बेची थी। बता रहे हैं कि अडानी ही 1 लाख करोड़ कमा गया। अब वो जो चीज है, हमारे देश की हालत क्या है, यहाँ पे मरीज मर रहा है, गैस सिलेंडर रखा है, बोल रहे हैं 25,000 में दूंगा ऑक्सीजन का सिलेंडर, टिक्का 50,000 में मिलेगा। बेड अस्पताल में है, दे नहीं रहा। जब आप 2 लाख रुपए रिश्वत दोगे तो उस पहले मरीज की छुट्टी कर देगा, बेड खाली हो गया, फिर आपको जगह मिल गई। ये देश में ये हाल है। अगर उसकी रोटी पूंजीपतियों के पूंजी में चली गई,
उस देश की रोटी चंद पूंजीपतियों की के गोदाम में चली गई तो फिर वो देश का क्या हाल करेंगे। और उस देश का जिसमें गरीबी की हालत ये है कि आज हमारा देश 107 देशों में 102वें स्थान पे खड़ा है। गरीबी की हालत ये है। यहाँ भुखमरी जो है वो इस हालत है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल 2 वक्त की रोटी नहीं है, और उसके बाद जिस पे 2 वक्त की रोटी नहीं है, अगर उस परिवार को कहीं 20 लाख 50 लाख का इलाज कराना पड़ जाए तो फिर हालत क्या होगी हिसाब लगा। यानी हमारे देश की जो व्यवस्था है वो गरीब के पक्ष में नहीं है। सारे कानून यहाँ पूंजीपतियों के लिए, कारपोरेट के लिए बना देते हैं। और उसका रिजल्ट क्या है? जिस दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन की अंबानी की आमदन बढ़ गई 73%। अगर पिछले साल उसकी आमदन 100 रुपए थी तो अब की बार 173 हो गई। कुल मिला के 1 घंटे के 90 करोड़, एक दिन के 2150 करोड़। 2150 करोड़ का मतलब है कि आपके इलाके में 10,000 किले एक दिन की कमाई में मोल ले सकता है, और दूसरे के पास यहाँ रोटी नहीं है। अब आपके पास बिना लड़ने के, बिना उसके क्या चारा है? सरकार इसकी बदलिए, सरकार उसकी बदलिए, दोनों पैसे लेते हैं उनसे, और उनसे पैसे लेके उनके पक्ष में कानून बनाते हैं। सो अलग बात है, एक की स्पीड कम है, दूसरे की स्पीड ज्यादा है। बस मोदी ने तो ये सोच लिया कि फटाफट बेच दे सारा सौदा, और बेच रहा है आपके सामने देश को। तो साथियों, इसलिए ये आंदोलन, नंबर 1 बात ये समझ लेनी चाहिए कि ये आंदोलन केवल किसानों का नहीं है। ये आंदोलन एक बरादरी का, एक धर्म का नहीं है। ये आंदोलन देश का आंदोलन है। ये आंदोलन हिंदुस्तान की मानव जाति का आंदोलन है, और उसके लिए हम सभी को इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा। बस यही आखिरी विकल्प हमारे पास है, और हमारे पास कोई चारा नहीं है। और आप बहुत अच्छे लड़ रहे हो, आपको उसके लिए बधाई भी देना चाहेंगे, धन्यवाद भी देना चाहेंगे। आपके गांव को, जो आपके और भी 4-5 गांव आपके गांव से निकले हुए, आपका सारा इलाका ही बहुत अच्छा इस आंदोलन में लड़ रहा है। और भाई आजाद पालवा जी हैं, इनको धन्यवाद करना चाहेंगे, जो जिस दिन के ये प्रधान बनाए उस दिन का तो उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया है। आपकी जहां भी रिश्तेदारी, मित्र प्यारे जो भी है, या आपके गांव के मजदूर लोग, आपके गांव के हरिजन लोग, जो भी, सबको जोड़े। शहर वाले भाई भी, यहाँ आड़ती भाई की बैठे हैं, अपने शहर में पंचायतें करें, शहर वालों को भी जोड़े, सबका सवाल है। तो बस इतनी सी बेनती करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारी बात सुनी, आपने पूरा गांव इकट्ठा होकर टाइम दिया, इतना मान सम्मान दिया। आपके गांव को आगे मुर्दाबाद।